बारे में बताया था। डेडलॉक एक सिचुएशन जो सिस्टम के अंदर आ जाती है, ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉब्लम मतलब हैंग हो जाता है। ओके, तो वो डेडलॉक आपका होता है। उसको डिटेक्ट करने का यहाँ पे 4 कंडीशंस है डेडलॉक आने की, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली होती हैं तो डेडलॉक सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे तो मेथड भी थे, 3 मेथड भी थे उन्हें हैंडल करने के। अब इसी में एक टेक्निक भी है, ठीक है, वेट फॉर ग्राफ। तो इसके बारे में देखेंगे, व्हाट इज द वेट फॉर ग्राफ। तो देखिए, वेट फॉर ग्राफ एक मेथड है फॉर डिटेक्टिंग डेडलॉक सिचुएशन। अगर सिस्टम में आपको डेडलॉक पता करना है कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को वेट फॉर ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दिस मेथड suitable फॉर स्मॉलर डेटाबेस। तो एक स्मॉल डेटाबेस के लिए इसका यूज किया जाता है। इन दिस ग्राफ is drawn based on the transaction and their log on the resource। तो इस ग्राफ के अंदर जो है ट्रांजैक्शन रहती है, ट्रांजैक्शन मतलब एरो रहेगा, ठीक है, एंड देयर लॉग ऑन द रिसोर्स, और उसका लॉग रहेगा, ठीक है। इफ ग्राफ क्रिएटेड हैज ए क्लोज्ड लूप और ए साइकिल देन देयर इज ए डेडलॉक। अगर ग्राफ में एक या तो क्लोज लूप बनता है इस तरीके का, ठीक है, तो वो डेडलॉक वहां पे होगा। या साइकिल बनती है, साइकिल का मतलब कभी एंड ना होने वाली इस तरीके से साइकिल बनती है तब, ठीक है, ग्राफ पड़ा होगा तो उसमें। तो इस केस में वेट फॉर ग्राफ इज ड्रॉन। तो जो ऊपर वाला एग्जांपल दिया है, इसी केस में हमने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे है। तो देखिए, इस ग्राफ के अंदर आपके पास T1 और T2 दो टास्क है, ठीक है, और T1 जो है वो वेट कर रहा है लॉक R1, रिसोर्स R1 को, ठीक है, और T2 जो है वो वेट कर रहा है R2 को। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक साइकिल बन चुकी है कि T1 इसका वेट कर रहा है और T2 जो है वो इसका वेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल बन गई आपकी। ओके, तो जब साइकिल बन गई तो ये ग्राफ, इसका एरो इस तरफ है, इसका एरो इस तरफ है, तो ये एक दूसरे का वेट करते रहेंगे और किसी का भी टास्क पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वेट फॉर ग्राफ बना के कि किसी सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट था। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस टेक्निक्स। उससे पहले डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर 4 कंडीशंस, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे। ओके, तो देखिए, ये 4 कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट। तो ये अगर ये चारों कंडीशन सिस्टम में आ जाती है तो सिस्टम डेडलॉक में हो जाता है, ठीक है। ना प्रिवेंशन, डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि सिस्टम के अंदर डेडलॉक है कि नहीं है, ठीक है। तो वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द 4 कंडीशन। इन चारों में मान लीजिए ये चारों सिस्टम के अंदर आ गई हैं, तो इनमें से किसी एक कंडीशन को भी अगर आप हटा देते हैं तो सिस्टम डेडलॉक फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए, सबसे पहला है एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना, हटाना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू
this satisfy the mutual exclusion because some resource such as the tape drive and printer are inherently non shareable। तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है, सम रिसोर्सेज को, जैसे कि टेप ड्राइव या फिर आपका प्रिंटर वगैरह होते हैं, उनको नॉन शेयरेबल मोड में रखता है। ठीक है, तो सेकंड, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट। ठीक है, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट में allocate all required resource to the process before the start of its execution। ठीक है, मीन्स allocate करेगा all required resources को to the process before the start of its execution। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, ये रिसोर्स को एलोकेट कर देगा। मतलब पहले एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एकदम से पहले एलोकेट करेगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट में यही होगा। दूसरा, दिस वे होल्ड एंड वेट। ओके, होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटिंग बट इट विल लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। ठीक है, इससे हमारा जो होल्ड एंड वेट की कंडीशन है वो हट तो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो डिवाइस है वो का कम यूटिलाइज होगा। ठीक है, डिवाइस कम यूटिलाइजेशन उसका लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्स प्रिंटर एट लेटर टाइम, तो वी हैव एलोकेट प्रिंटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। मान लीजिए अगर किसी टास्क को प्रिंटर की जरूरत है और बाद में यूज करना चाहता है, तो उस प्रिंटर को बाद में ही उसको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन से पहले ही उसको एलोकेट किया जाएगा। दिस विल रिमेन ब्लॉक्ड टिल इट हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। और उसको जब तक ब्लॉक करके रखा जाएगा जब तक कि वो अपनी एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर लेता। ठीक है, तो दिस प्रोसेस विल मेक न्यू रिक्वेस्ट रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्स। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये पूरा हो गया तो एक नया रिसोर्स, नई रिक्वेस्ट बनेगी। ठीक है, अगर उसका टास्क पूरा हो जाएगा तो एक न्यू रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगी जो उसको दोबारा से आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, दिस सॉल्यूशन में लीड टू स्टारवेशन। तो देखिए स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन, मान लीजिए कि प्रिंटर पहले एक्सेस हो रहा था, उसके बाद इसका काम T1 का पूरा हो गया तो प्रिंटर खाली हो गया। तो अब कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई प्रिंटर की एप्लीकेशन ही नहीं आ रही, तो फिर वो चला जाता है स्टारवेशन कंडीशन में, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो ये वाला इमेज, प्रोसेस P1 है, रिसोर्स R1 लिया हुआ है, वेटिंग कर रहा है R2 का। ठीक है, P1 इज वेटिंग फॉर R2, P1 होल्डिंग R1। P1 ने जो है R1 को होल्ड किया हुआ है और वेट कर रहा है R2 का। तो ये हो गया होल्ड एंड वेट। ठीक है, दोनों, तो इसे भी हटा सकते हैं हम। ठीक है, थर्ड है एलिमिनेशन नो प्रिम्पशन। एलिमिनेट नो प्रिम्पशन, तो प्रिम्प्ट रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय द अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। मतलब वो कह रहा है कि प्रिम्प्ट कर दीजिए एक ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, उसको पहले किया जाए। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस जब तक नहीं आनी चाहिए जब तक कि आपका फर्स्ट वाली पूरी नहीं हो जाती, तो इसको बोलते हैं प्रिम्प्ट। ठीक है, और एलिमिनेट सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट को कैसे हटाओगे, तो देखिए
ईच रिसोर्स विल असाइंड विद ए न्यूमेरिकल नंबर। हर एक रिसोर्स को एक न्यूमेरिकल नंबर दिया जाता है। उसके बाद अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट द रिसोर्स, प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती है। इंक्रीज डिक्रीज ऑर्डर ऑफ नंबर, तो उससे आपका जो नंबर है प्रोसेस का वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। जैसे कि इफ P1 प्रोसेस इज एलोकेट R5 रिसोर्स, कि P1 कोई प्रोसेस है उसने R5 रिसोर्स ले रखा है। नाउ नेक्स्ट टाइम P1 आस्क फॉर R4, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी इसने ये लिया हुआ है, फिर नेक्स्ट टाइम वो R4 को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, R3 लेसर देन R5, ठीक है, R4, देन R3 लेसर देन R5, सच रिक्वेस्ट विल नॉट बी ग्रांटेड। और उसके बाद वो लेना चाहता है R3 को, तो R5 में है और वो सीधा R3 लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, नंबरिंग में कम है। नॉट बी ग्रांटेड। ओनली रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स मोर देन R5 विल बी ग्रांटेड। तो ना तो यहाँ पे 4 मिलेगी और ना इसको 3 मिलेगी। कौन सी मिल सकती है? R5 के बाद 6 मिल सकती है इसको, ठीक है, R6। तो अगर ऐसा होगा तो सर्कुलर वेट नहीं बनेगा, ठीक है, नंबर से बड़ी एक्सेस होगी, छोटी एक्सेस नहीं होगी। तो इस तरीके से ये थे डेडलॉक प्रिवेंशन, जिसमें हमने 4 तरीके से प्रिवेंट किया, उसमें हर एक कंडीशन को एलिमिनेट किया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अवॉइड करना, ठीक है। तो अवॉइड करने की जो है कुछ टेक्निक्स होती हैं। अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने का मतलब करंटली हमने उसको अवॉइड कर दिया है और फ्यूचर में अगर आएगा तो उसके लिए एल्गोरिथम बना रखी है, तो फिर वो एल्गोरिथम अपने आप हैंडल कर लेगी। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है वो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम, ओके, तो बैंकर्स एल्गोरिथम एक तरीके की प्रोसेस है, ठीक है, इज ए रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो बैंकर एल्गोरिथम जो होती है वो एक तरीके की रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम है और इसको डेडलॉक अवॉइडेंस में भी यूज करते हैं। विच टेस्ट ऑल द रिक्वेस्ट, जो सारी रिक्वेस्ट को टेस्ट करता है, मेड बाय प्रोसेसेस फॉर रिसोर्स, जो प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है। इट चेक फॉर द सेफ स्टेट, और ये हर बार ये चेक करता है कि सारी प्रोसेस सेफ स्टेट में है कि नहीं है। इफ आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्ट सिस्टम रिमेन्स इन द सेफ स्टेट, उसके बाद ही ये किसी को परमिशन ग्रांट करता है। सेफ स्टेट, इट अलाउ द रिक्वेस्ट, एंड इफ देयर इज नो सेफ स्टेट, अगर कोई सेफ स्टेट इसको नहीं मिलती, लगता है इसको कि कोई मतलब डेडलॉक बनने की कंडीशन हो रही है, तो इट डज नॉट अलाउ द रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस, तो ये जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। कुछ इनपुट्स होते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम में। तो सबसे पहले इनपुट इसमें हम देते हैं मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्स बाय ईच प्रोसेस, कि हर एक प्रोसेस कितनी नीड है, मतलब कितनी नीड का मतलब जरूरत कितनी प्रोसेसेस की है, इसको कितने रिसोर्स चाहिए, 3 रिसोर्स चाहिए पहली प्रोसेस को या 4 चाहिए, ठीक है। करंटली एलोकेटेड रिसोर्स बाय ईच प्रोसेस, फिर P1 अभी फिलहाल करंटली कौन सी प्रोसेस कर रहा है और कितनी आगे जरूरत है। और थर्ड में मैक्सिमम फ्री अवेलेबल रिसोर्स इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितनी जगह फ्री है रैम में। तो ये 3 चीजें इनपुट दी जाती हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर, तब ये बैंकर्स एल्गोरिथम आपका वर्क करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचता है यहाँ पे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डिटेक्शन के लिए हमें ये चेक करते हैं कि
अगर रिसोर्स हैव सिंगल इंस्टेंस, अगर रिसोर्स के पास एक ही इंस्टेंस है, मतलब एक ही रिसोर्स है, तो इस केस में डेडलॉक डिटेक्शन वी कैन रन एल्गोरिथम टू चेक फॉर साइकिल इन द रिसोर्स। तो हम एक एल्गोरिथम चलाते हैं जो उसके अंदर साइकिल चेक करती है कि कोई साइकिल तो नहीं बन रहा। एलोकेशन ग्राफ, प्रेजेंस ऑफ साइकिल इन द ग्राफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर फीडबैक। तो इस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि कोई साइकिल तो नहीं बन रहा। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, वो सिंगल इंस्टेंस है, मतलब उन रिसोर्स 1 से रिसोर्स 2 सिंगल इंस्टेंस का मतलब 1 को करने वाला एक ही प्रोसेस है और 2 को करने वाला भी एक ही प्रोसेस है। ठीक है, देयर इज ए साइकिल R1 और यहाँ पे एक साइकिल भी बनी हुई है, R1 से P1 और P1 से R2 और R2 से P2। ठीक है, तो इसके अंदर डेडलॉक कंफर्म हो चुका है। आप इमेज देख के भी बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एरो आपका यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये गया। ठीक है, और इससे फिर ये गया, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक तरीके की आपकी सर्कुलर वेट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो डेडलॉक कंफर्म हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अगर मल्टीपल इंस्टेंस और रिसोर्स के बाद तो डेडलॉक ऑफ साइकिल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक डिटेक्शन। इस केस में जो सिस्टम है वो में नॉट बी इन डेडलॉक वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन। तो अगर मल्टीपल इंस्टेंस है, मतलब अगर जो R1 है उसको करने वाले कई सारे लोग हैं, P1 P2 P3, तो इस केस में जो है जो डेडलॉक है उसे आने की कम पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर R1 को करने वाला एक ही है P1 और R2 को करने वाला भी एक ही है P2, तो और दोनों ये एक दूसरे का वेट भी करता है, तब इस कंडीशन में ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, फिर रिकवरी कैसे होती है? तो जो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सच एज विंडोज डील विद डेडलॉक रिकवरी एज ओके। ओके, सो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो विंडोज था वो डज नॉट डील विद द डेडलॉक रिकवरी। ठीक है, पुराने सिस्टम में ऐसा डेडलॉक रिकवरी नहीं होती थी। इट इज द टाइम एंड स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि ये डेडलॉक रिकवर करना वो काफ़ी स्पेस और टाइम दोनों को वेस्ट करता है। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक रिकवरी हो जाती है, पुराने वाले में नहीं होती। रिकवरी मेथड क्या होते हैं? सबसे पहले किलिंग द प्रोसेस होती है, मीन्स अगर कोई प्रोसेस आपकी रन हो रही है, ठीक है, और इन्वॉल्व इन डेडलॉक, अगर कोई प्रोसेस ऐसी है जो डेडलॉक के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको हम जो है यहाँ से किल कर सकते हैं। किल मतलब उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रिसोर्स प्रीम्पशन होता है, रिसोर्स प्रीम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेडलॉक। ठीक है, preempted resource are allocated to other process so that there is a possibility of recovering the system from deadlock। तो preempt करना मतलब एक प्रोसेस को दूसरे से हटा के किसी और को दे देना। ठीक है, तो उसको preempt बोलते हैं। और इस केस में जो है वो रिकवरी सिस्टम हमारा मतलब डेडलॉक रिकवरी हो जाती है। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम आ जाती है जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है। स्टारवेशन का मतलब कि वो रिक्वेस्ट करता रहता है कि कोई उसको यूज करे, लेकिन यूज करने वाला कोई होता नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टारवेशन बोलते हैं, रिसोर्स को यूज करने वाला कोई प्रोसेस नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा डेडलॉक का था। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट द डेडलॉक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा भी। ओके, इसमें इसके हैंडलिंग मेथड आएंगे और डेडलॉक होने के जो 4 कंडीशंस है वो आएगी। ओके, कल हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।